गुड आफ्टरनून। आस्था आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, ऑफलाइन वालों का भी स्वागत है। आज न्यूज़ ज़्यादा नहीं है, आज हम लोग सिर्फ 1 महीना कर रहे हैं कवर। यानी कि जैसे जैसे जो डेल्टा वर्जन है कोविड 19 की, वो जैसे जैसे ये हो रही थी, जैसे जैसे उसके प्रभाव कम हो रहे थे, वैसे वैसे अब न्यूज़ बनने शुरू हो गए थे। सितंबर 2021 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सितंबर 2021 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ ऐसे न्यूज़ थे। हालांकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको बता दूं अभी भी बहुत सारे इवेंट्स जो है वो ऑनलाइन ही हो रहे थे। तो जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, उसी न्यूज़ को हम लोग करेंगे, बेवजह न्यूज़ को हम लोग नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज आपको पता है कि अधूरा रहा था। 4 टेस्ट मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने थे। ठीक है, टोटल 4 टेस्ट मैच थे आई थिंक। ठीक है, तो उसमें से आपको पता होगा कि पूरा सीरीज नहीं हो पाया है, ये सीरीज बाद में अभी होगी, बीच में कुछ कारणों से ये सीरीज बंद हो गई थी। उसी दौरान विराट कोहली ने एक अचीवमेंट अचीव किया था, और वो ये था कि 23,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने पूरे कर लिए, और सबसे तेज गति से इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन से ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो सचिन से भी ज्यादा फास्ट से, ज्यादा तेज गति से इन्होंने 23,000 रन पूरे किए हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि सबसे तेज गति से 23,000 रन किसने बनाए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, तो T20, इंटरनेशनल, ओडीआई और टेस्ट सीरीज, टेस्ट मैचेस तीनों मिला करके अगर देखें तो 23,000 रन सबसे ज्यादा तेजी से रन बनाने वाला विराट कोहली बन चुका है। एक रिकॉर्ड है विराट कोहली का। वैसे यहीं पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हाईएस्ट रन किसका है, तो 30,000 से ज्यादा रन है किसका, सचिन तेंदुलकर के। 17,000 के आसपास तो रन उन्होंने इसमें बनाए थे, ओडीआई में बनाए थे, आपको पता होगा। टेस्ट और ओडीआई सब मिला करके और ये T20 मिला करके 34,000 प्लस रन हो जाते हैं उनके, विराट कोहली के। ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर के। तो सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा रन, सबसे तेज गति से 23,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली का है, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ठीक है, उसके बाद जाकर के बात करें तो फिर रिकी पॉन्टिंग उसके बाद आते हैं, और बाकी उसके बाद खिलाड़ी आते हैं जैसे कुमारा संगकारा वगैरह सब, वो उसके बाद आते हैं। तो विराट कोहली का एक नया रिकॉर्ड है, ये टेस्ट सीरीज के दौरान जब इंग्लैंड के साथ मैच चल रहा था तब उन्होंने ये अचीव किया। ब्रिक्स बोले तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे क्या? चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये सबके सब क्या है, दे आर डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, और ये डेवलपिंग कंट्री फ्यूचर में डिसाइड करेंगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। क्योंकि जो बड़े बड़े जो देश है, अगर हम लोग बात करें जैसे कि यूएसए जिसको हम लोग सुपर पावर मानते हैं, या यूरोप के, वो सारे के सारे डेवलप कंट्री, ठीक है, अब उनका जमाना जो है वो अब लद चुका है। अब जो है वो ये इमर्जिंग जो कंट्री है उनका जमाना है, और ये सब के सब क्या है, इमर्जिंग कंट्री है। ये बड़े बड़े कंट्री है जो वर्ल्ड की इकोनॉमी में फ्यूचर में इंपैक्ट डालेंगे। तो इनका ही ऑर्गेनाइजेशन है, और इन्होंने ही मिलकर के एक अपना बैंक भी बनाया है, जिस बैंक का बाद में नया नाम दिया गया, और वो नया नाम दिया गया न्यू डेवलपमेंट बैंक। कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? चाइना में, शंघाई में, आपको पता होगा चाइना के शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो अब जाकर के, चूंकि ये बड़े इकोनॉमी है और फ्यूचर में ये सबके सब डिसाइड करेंगे कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डिसाइड करेंगे। उसका कारण यह है कि ह्यूमन रिसोर्स अगर आप देखेंगे तो इंडिया चाइना अगर आप मिला देंगे तो आप ह्यूमन रिसोर्स वर्ल्ड का कितना हो जाता है, आप देखेंगे तो कितना 2.5 अरब से भी ज्यादा हो जाता है, 2.5 अरब प्लस हो जाता है, 3 अरब के आसपास होने वाला है। ठीक है, तो आधी दुनिया की तो आबादी इसी में आ गई, इसी दोनों देश में आ गई। तो दुनिया की 17.5% आबादी भारत में है, और लगभग दुनिया की लगभग 18-18.5% आबादी किसके पास है, चाइना के पास है। उसके बाद जाकर के ब्राजील को आप उसमें जोड़ दीजिए, उसको जोड़ दीजिए, तो 3 अरब को पार कर जाती है ये। ठीक है, तो इस तरह से, और इसीलिए इंटरेस्ट दिखा रहे कि इतनी बड़ी मार्केट, इतनी बड़ी ह्यूमन रिसोर्स, इतना ज्यादा नेचुरल रिसोर्स और इमर्जिंग कंट्री है, इसीलिए सब चाहते हैं कि किसका मेंबर बने, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स बैंक का मेंबर बने। और सभी देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जो चाहते हैं कि फ्यूचर में इन देशों के साथ बेहतर अपना व्यापार किया जा सके। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात, जो कि एशियन कंट्री है, गल्फ कंट्री है, आपको पता होगा। उरुग्वे जो कि साउथ अमेरिकन कंट्री है, और साउथ एशियन कंट्री बांग्लादेश, ये 3 नए मेंबर बनाए गए हैं ब्रिक्स बैंक के या न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के 3 नए मेंबर आपसे पूछेगा कि कौन कौन बने हैं, तो वो बने हैं कौन, यूएई, उरुग्वे एंड बांग्लादेश। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप लोग को। ब्रिक्स बाकी आप लोग को पता ही है क्या है। अब नेक्स्ट, यहीं पे अगर हम लोग देखें तो इसकी फाउंडेशन जो है देख लीजिए, ये वर्ल्ड की देख लीजिए, तो वर्ल्ड का अच्छा खासा एरिया भी डिसाइड कर रहा है ये। रशिया, ब्रिक्स की बात करें तो ब्राजील,
ये हो गया यहाँ पे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट कंट्री है ब्राजील, ठीक है। उसके बाद जाकर के देखे तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री रसिया टॉप 10 में। उसके बाद जाकर के वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कंट्री कौन है? चाइना। और वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट, यानी टॉप 10 में से जो है ये 4 कंट्री यहाँ पे है। और पॉपुलेशन में देखें तो वर्ल्ड की आधी आबादी है। इन ब्रिक्स ब्लॉक्स इसी को कहा जाता है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश मिलकर के एक ब्रिक्स ब्लॉक बनाते हैं। और इन लोगों ने एक ब्रिक्स बैंक की स्थापना की थी जिसमें 3 नए मेंबर को जोड़ा गया है। ये क्या है? तो वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमी है ये पांचों के पांचों। और 2015 में इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत करी थी जिसको ब्रिक्स बैंक उस समय कहा गया था। और इसकी हेडक्वार्टर कहां पे है जी? तो इसकी हेडक्वार्टर है शंघाई। शंघाई कहां पे है? ये चाइना में है। और जिस तरह से मुंबई इंडिया का बिजनेस कैपिटल है वैसे ही शंघाई क्या है? चाइना का बिजनेस कैपिटल है। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट और बिजिएस्ट पोर्ट यानी बंदरगाह है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह कहां पे है? वो शंघाई में है, चाइना में, ठीक है। पैसिफिक ओशियन के किनारे, प्रशांत महासागर के किनारे। टोक्यो पैरालंपिक को जानबूझ करके मैंने छोटा रखा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी वगैरह सब है जो ओलंपिक ज्यादा से ज्यादा अगर पूछेगा आपका कमीशन में, अभी तो हमें लगता है कि बहुत ज्यादा डिटेल में पूछेगा, लेकिन आपको बता दूं कि पैरालंपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे कोई ठीक नहीं है, आते भी नहीं है वैसे जनरली क्वेश्चन। तो थोड़ा बहुत हमने ले लिया कि इंडिया की रैंकिंग क्या है और टॉप रैंक पे कौन है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं पैरालंपिक में। ओलंपिक से आएंगे तो ओलंपिक में तो आप लोगों को पूरा कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराई दिया जहां जहां से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो टोक्यो पैरालंपिक आपको बताया कि जब ओलंपिक खत्म होती है तो उसी वेन्यू में, जहां पे जिस देश में जिस शहर में ओलंपिक होते हैं उसी शहर में उसी देश में ओलंपिक के खत्म होने के जस्ट बाद क्या होता है? पैरालंपिक की शुरुआत होती है। पैरालंपिक कहने का मतलब हुआ कि वो खिलाड़ी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या पूरी तरह से सक्षम नहीं हो तो वैसे खिलाड़ी उसमें भाग लेते हैं। और एक ही टाइप के फिजिकली अगर हैंडीकैप्ड होंगे तो उनके बीच मुकाबला होगा। अगर जैसे कि अगर दौड़ होगी तो उन खिलाड़ियों के बीच में होगी जिनके क्या होंगे? आर्टिफिशियल पैर लगे होंगे सबके, अगर एक है तो एक सबके लगे होंगे, ठीक है। तो वैसे वाले खिलाड़ियों के बीच में ये रेस होगा। या अगर फाइटिंग भी होगी तो मान के चलिए कि वैसे खिलाड़ियों के बीच में होंगी जिनके नकली पैर होंगे, तो सबके दोनों के सेम होंगे, उस हिसाब से ये होता है। तो पैरालंपिक, टोक्यो में पैरालंपिक हुआ था। और अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें पदक तालिका में सबसे शीर्ष पर कौन रहा? टॉप कंट्री कौन था? तो चाइना, ठीक है। तो चाइना टॉप कंट्री रहा किसमें? पैरालंपिक में। टोक्यो पैरालंपिक में चाइना टॉप कंट्री रहा। और अगर बात करें तो ब्रिटेन सेकेंड स्थान पे रहा और यूएसए तीसरे। तो पहला पूछेगा चाइना किस पे रहा और दूसरा जो पूछेगा वो है इंडिया की रैंकिंग। तो इंडिया 24th पोजीशन पे था, 24वें स्थान पे भारत था। और ये भारत का अब तक का क्या है? सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब तक का सबसे बेस्ट है, दोनों में बेस्ट में। टोक्यो ओलंपिक में भी 7 मेडल भारत ने जो जीते थे वो अब तक का क्या था? बेस्ट था, ठीक है। ये कुछ चेहरे हैं, हालांकि आपसे नहीं पूछेगा ये सब चीजें। तो भारत का स्थान 24वां, नंबर 1 पे कौन? चाइना रहा था, ठीक है। क्यूबा की बात करें तो क्यूबा आप लोग देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी अमेरिका। और ये कहां तक नॉर्थ अमेरिका आपको दिखाई देता है? तो यहां तक आपको नॉर्थ अमेरिका दिखाई देता है। ये हॉर्न जब खत्म हो जाती है, ये ठीक है, ये वाला एरिया पूरा का पूरा जब खत्म हो जाता है तो इसके बाद से यहां से जो शुरू होती है इसको कहते हैं साउथ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका बोले तो कनाडा आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा, मैक्सिको आ जाएगा, होंडुरास, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, पनामा, क्यूबा, ये सब मिला करके सबके सब, जमैका, ये पूरा के पूरा सा। हाँ क्या? हाँ क्यूबा। हाँ, तो क्यूबा को दो निक नेम भी है क्यूबा के। एक तो ये है कि क्यूबा की अगर हम लोग बात करें तो क्यूबा आप देखेंगे तो चारों तरफ से ये नॉर्थ अमेरिका से घिरे, ये अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है। इधर से, इधर है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, और इधर है कैरेबियन सी। तो ये सारे तरफ से ये जो आइलैंड दिख रहे हैं बड़ा सा क्यूबा, ये किससे घिरा हुआ है? तो ये ओशनिक से। और उसके बाद क्या है कि ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ ये क्या है? तो ये आइलैंड है। तो ज्वालामुखी से बने होने की वजह से यहाँ के जो ऊपर जो मिट्टी है वो है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी है, ठीक है। और चारों तरफ यहाँ पे समुद्री हवा बहती है। तो यहाँ पे जो गन्ना होता है ये दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी का गन्ना होता है। क्षेत्रफल या रीजन की एरिया की बात करें तो काफी कम तो है इसका एरिया काफी कम है इसका, लेकिन पर हेक्टेयर जो इसका वो है शुगर केन का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है। तो जब पर हेक्टेयर बड़े बड़े गन्ने होते हैं, मोटे मोटे और बहुत ज्यादा रसीले, तो यहाँ की इकोनॉमी में चीनी का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत कम है तो यहाँ पे इंडिया से के तुलना में देखें तो चीनी भले ही कम होता है लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी में चीनी का, शुगर का बहुत बड़ा रोल है।
और वर्ल्ड में कई सारे बड़े बड़े जो देश है उन देशों में ये शुगर की सप्लाई कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व में चीनी का कटोरा। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें क्यूबा की, तो क्यूबा एक और कारण से फेमस है, इसकी कैपिटल है हवाना, और हवाना सिगार नाम से वर्ल्ड में एक ब्रांड है सिगार की जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। सिर्फ 10 जो सिगरेट होती है वो कम से कम 700-800 रुपए की होती है एक डिब्बी, ठीक है। तो हवाना सिगार नाम से एक वर्ल्ड सिगार कहते हैं, सिगरेट से थोड़ा सा अलग होता है वो, ठीक है, उसकी ब्रांड है। और तीसरा फेमस ये है कि ये पूरे के पूरे जो आइलैंड है, यहाँ पे सारे आइलैंड को मिला करके कहते हैं एंटीलीज। ये सारे आइलैंड के जो ग्रुप है उनको कहते हैं, छोटे छोटे जो आइलैंड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, क्यूबा, होंडुरास और उसके बाद जमाइका, ये प्यूर्टो रिको, ये सब मिला करके इनको कहते हैं एंटीलीज आइलैंड्स ग्रुप, ठीक है। और इन एंटीलीज में सबसे ज्यादा डेवलप कौन है, क्यूबा। तो क्यूबा को क्या कहा जाता है, पर्ल ऑफ एंटीलीज, एंटीलीज का मोती, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको क्यूबा के बारे में जानना चाहिए। अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है, भले ही सबसे बगल में छोटा सा देश है, ठीक है, बिल्कुल। और लंबे टाइम तक ह्यूगो सावेज नाम का यहाँ पे राष्ट्रपति रहा, लगभग 40 साल से भी ज्यादा रहा, और अमेरिका ने कई 100 बार प्रयास कर लिया उसकी हत्या की, तभी नहीं करवा पाया हत्या उसकी, ठीक है। खैर, तो रूसिया का प्रभाव था इस पे, यूएसएसआर का। तो क्यूबा एक बार फिर से चर्चा में है, और क्यूबा इसलिए चर्चा में है कि क्यूबा छोटा सा कंट्री है। देखिए, अगर अमेरिका को टक्कर दे रहा है इतना छोटा सा देश उसके पड़ोस में, तो स्वाभाविक रूप से कि उसके अंदर कुछ तो है हिम्मत। तो उसने अपना एक कंट्री में ये डेवलप किया है, उसने वैक्सीन बनाए हैं, कुछ वैक्सीन इंडिया की तरह उसने भी बनाए हैं, और उसमें से एक वैक्सीन जो बनाया है वो 2 साल के बच्चों पे ट्रायल उसने शुरू किया, और सक्सेसफुली ट्रायल। तो 2 साल के बच्चों में फिर बाद में उसने वैक्सीन लगाना शुरू किया। तो क्यूबा वर्ल्ड का एक ऐसा देश बन गया है जिसने 2 साल के बच्चे को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई है, प्रोटेक्ट किया है, ठीक है। तो कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला जो है वो 2 साल के बच्चों को लगाने वाला ये पहला देश। हमारे भारत में अगर हम बात करें तो अभी 18 माइनस वाले का भी नहीं शुरू हुआ, 18 प्लस वाले का ही चल रहा है, आपको पता होगा। तो ऐसी स्थिति में 2 साल या उससे ऊपर के बच्चों में कोरोना की वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, कौन, क्यूबा, ठीक है। तो ये चर्चा में रहे। मोदी जी तो खैर चर्चा में रहते ही हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमेशा चर्चा में रहते हैं। तो अब सवाल है कि इसमें क्यों चर्चा में रहे। तो चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि एक सर्वे के अकॉर्डिंग, किसने कराया था, द मॉर्निंग कंसल्ट नाम का ने सर्वे करवाया था, और ये मीडिया ग्रुप है, और इसके सर्वेक्षण में मोदी जी को क्या माना गया, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता, मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, लीडर वर्ल्ड का, ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर लीडर माना गया। परसेंटेज की वोटिंग हुई थी, तो उस वोटिंग में मोदी जी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है। बाइडेन वगैरह सबसे भी आगे निकल गए, जो बाइडेन से भी, बोरिस जॉनसन से, इन सभी को पीछे छोड़ते हुए मोदी जी दुनिया के सबसे ज्यादा। तो उसमें सबको लोगों ने कहा था ऐसे करके, उसमें ऑप्शन थे, बाइडेन भी थे, एंजेला मार्केल भी थे, व्लादिमीर पुतिन भी थे, बोरिस जेल्सन भी थे, ये सारे ऐसे करके जो बड़े बड़े नेता जो थे वो सबके सबके थे। मुल्ला बिरादर भी थे, ठीक है, जानते हैं मुल्ला बिरादर को, नहीं जानते, तालिबानी के जो हेड है, तो तालिबानियों में तो लोकप्रिय है ही ना, ठीक है। तो ये सारे के सारे थे, हाँ। तो सबको परसेंटेज देना था कि कितने लोग इनको बेस्ट मानते हैं, कितने लोग इनको। तो 70% लोगों ने मोदी जी को पसंद किया पूरी दुनिया में, समझ सकते। तो घर में भले ही थोड़ा कम है प्रभाव, लेकिन विदेश में क्या है, एक प्रभाव है मोदी जी का, तो ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। खैर, तो 70%, तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में अगर देखें तो नंबर 1 पे मोदी जी हैं। चलिए अभी फिलहाल आगे, हाँ बिल्कुल आगे। श्रीलंका में आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है श्रीलंका में। उसका रीजन ये है कि श्रीलंका साउथ एशिया का एक छोटा सा कंट्री है, ठीक है, और उस छोटे से कंट्री की ज्यादातर जो इकोनॉमी थी वो चलती थी टी पे, चाय पे। उसके बाद जाकर के जो उसका सेकंड था वो था टूरिज्म। छोटा सा आइलैंड कंट्री है तो टूरिज्म। और कोविड-19 की वजह से पिछले 2 साल से जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो कोलैप्स कर गई है। लोग घर में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, ना कि विदेश घूमना। और विदेश घूमना खतरे से खाली नहीं है। और दूसरी बात है कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगे हुए हैं कोविड-19 की वजह से। आप वैसे पर्यटक की तरह नहीं जा सकते आज से 2-3 साल पहले जैसे घूमने जाते थे। तो ऐसी स्थिति में ऐसे छोटे छोटे देश जो टूरिज्म पे बहुत ज्यादा डिपेंड था, उनकी इकोनॉमी एक तरह से बर्बाद हो गई है। स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ऐसे कंट्री जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे डिपेंड थे उनकी भी स्थिति खराब हुई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी इंपैक्ट पड़ा है, ठीक है। हमारा अभी भी एग्रीकल्चर हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक है, ठीक है।
आईटी सेक्टर हमारा मजबूत है, जिसकी वजह से हम हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं हुई। तो श्रीलंका की स्थिति इतनी खराब हो गई, आप समझ सकते हैं उस बात को लेकर के कि हमारे देश में तो खैर महंगाई बढ़ती है, यहाँ तो स्थिति इतनी खराब हो गई कि खाने पीने की चीजों के लाले पड़ गए। और ये जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, ये जरूरी सामान को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ये स्थिति है। तो श्रीलंका में अभी क्या चल रहा है, तो श्रीलंका में फूड क्राइसिस चल रही है, और उस फूड क्राइसिस की वजह से यहाँ की सरकार ने इमरजेंसी लागू कर दिया देश में, ठीक है, आपातकाल लागू कर दी गई है। तो श्रीलंका आपसे पूछेगा कि किस साउथ एशियन कंट्री में फूड क्राइसिस की वजह से इमरजेंसी इंपोज की गई है, तो वो है श्रीलंका। सितंबर में श्रीलंका में खाद्य संकट की वजह से इमरजेंसी लागू की गई है। हालांकि खाद्य संकट की बात करें तो वो कहां पे है, अफगानिस्तान में भी है, तो अफगानिस्तान में दूसरे कारण से है, ठीक है। विदेशी मदद बंद हो गई। मदद इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वहां पे जो सरकार है वो गैर लोकतांत्रिक ढंग से बन गई। डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटा के फोर्सफुली हिंसा के बल पे तालिबानियों ने कब्जा किया है। इसको लेकर के विश्व में जो जो मदद मिल रही थी वो मदद लोगों ने पीछे खींच लिया, और उसकी वजह से वहां पे संकट आई है, ठीक है। तो ये जो फूड क्राइसिस जो श्रीलंका में है वो कोविड-19 की वजह से आया था। तो इंडिया का एक ऐसा पड़ोसी देश जहां पे क्या कहते हैं उसको, खाने पीने की चीजों की कमी की वजह से, फूड क्राइसिस की वजह से वहां पे इमरजेंसी लागू की गई है, वो देश है श्रीलंका। ब्रिक्स समिट हुआ था, जैसा कि मैंने कहा कि अभी भी ब्रिक्स समिट में भी नेताओं ने रिस्क नहीं लिया। ये जो पांचों के पांचों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों ने क्या किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही 13th वाला ब्रिक्स समिट कर लिया। तो 67वीं बीपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर नॉर्मल सिचुएशन होती तो आपसे पूछता कि द 13th ब्रिक्स समिट इज हेल्ड इन, ठीक है, कहां पे हुआ था ये पूछता, और हुआ कहीं पे नहीं। पांचों के पांचों देश अपने अपने कैपिटल से क्या थे, ऑनलाइन थे, और ऑनलाइन और अध्यक्षता कौन कर रहे थे ये एक फैक्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। आमतौर पर होता क्या है कि जो होस्ट कंट्री होती है ना, वही उसका क्या होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, उस बार अध्यक्ष भी होता है, और अगले बार जो आयोजन होगा तो उस तब तक यही अध्यक्ष रहेगा। तो इस बार भारत में होना था, दिल्ली में होना था, और अध्यक्ष कौन होते, भारत के प्रधानमंत्री। लेकिन चूंकि इस बार ऑनलाइन हुई है तो तब भी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, भारत कर रहे हैं, ठीक है। तो मोदी जी ने संबोधित किया था इन चारों को, ठीक है जी। साउथ अफ्रीका के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे आपको कौन दिखाई दे रहे हैं, व्लादिमीर पुतिन दिखाई दे रहे हैं, जिनपिंग साहब दिखाई दे रहे हैं, और बोलेनेरो करके है, ये है ब्राजील के, ठीक है। ये सब के सब आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो 13th ब्रिक्स समिट आपसे पूछेगा कि अध्यक्ष कौन था, चेयर बाई कौन पूछेगा अगर आपसे, तो कौन होंगे, इंडिया या नरेंद्र मोदी, ठीक है। ठीक, तो भारत की अध्यक्षता में ये 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, नई दिल्ली से हुआ था, तो इसीलिए इस बार कोई वेन्यू तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये ऑनलाइन हुई थी। तो इतना यहां से बन सकता है। अब बेन चर्चा इस पे, तो देखिए दुनिया में जहां पे भी चर्चा होगी तो अफगानिस्तान की ही चर्चा होगी, ठीक है। तो इसमें कोई इशू ऐसा है नहीं, अफगानिस्तान मसले पे चर्चा था मेन। उसके बाद जाकर के ब्रिक्स है क्या, तो ब्रिक्स देख लीजिए कि पूरी दुनिया की 41% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, आधे से थोड़ा सा कम। 24% वर्ल्ड की जीडीपी में भले ही कम है लेकिन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है, और वर्ल्ड ट्रेड का 16% अभी ये कर रहा है, ये हमारे कंट्री, सिर्फ 5 कंट्री मिलकर के, ठीक है। तो बड़ी बात है। आगे धोनी चर्चा में क्यों रहे, हालांकि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। बीसीसीआई ने अचानक से डिसीजन लिया, वर्ल्ड कप से पहले ही विराट कोहली ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि T20 वर्ल्ड कप से पहले कि T20 वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है, सो T20 की कप्तानी छोड़ देंगे, ठीक है। हालांकि शॉर्ट फॉर्मेट में 50 ओवर वाली पे अभी कोई चर्चा नहीं, क्योंकि अभी कोई सीरीज हुई भी नहीं है 50 ओवर वाली। तो T20 में विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर ली, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद ये बात हुई, ठीक है। और वैसे भी विराट कोहली के बारे में एक ये था, बीसीसीआई को भी शुरू से ही पता भी था कि बड़े जो आईसीसी के टूर्नामेंट होते हैं, विराट कोहली अभी तक एक भी उसमें नहीं जीत पाया फाइनल में, ये एक रिकॉर्ड है। और आज ही की जो न्यूज आ रही है, अभी जो क्या कहते हैं उसको, जो न्यूजीलैंड के साथ जो अभी भारत ने जो टेस्ट सीरीज खेला है, तो उसके बाद भारत अगर हम लोग देखें तो लगातार घर में विराट कोहली की लीडरशिप में 14 सीरीज जीत चुका, और पिछले कई साल से भारत हारा ही नहीं है सीरीज। टेस्ट की सबसे सक्सेस कप्तान है इंडिया का, महेंद्र सिंह धोनी से बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन जहां बात होती है आईसीसी की ट्रॉफी की, तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी इसी न्यूजीलैंड से बुरी तरह हार गई थी। आपको पता होगा अभी जो हुआ था
जस्ट। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग देखें तो महेंद्र सिंह धोनी चूंकि एक मैच्योर कप्तान भी रहे हैं, शुरू में मैच्योर खिलाए, तो इन्होंने इन्हें भेजा था कि विराट कोहली को सपोर्ट करेगा और क्या होगा कि उससे भारत हो सकता है T20 वर्ल्ड कप में बेहतर प्रदर्शन करे। लेकिन एक मेंटोर का जो काम होता है, वो मेंटोर का काम जो होता है वो सिर्फ मैदान से बाहर होता है कि वो खिलाड़ियों को मोटिवेट करे, खिलाड़ियों को गलतियों को वो दिखाए कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, यहाँ पे सुधारिए। बाकी परफॉर्म खिलाड़ियों को भी करना पड़ता है, और अगर खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है मैदान में जाकर के, तो मेंटोर क्या कर सकता है। तो खैर मेंटरशिप के लिए भेजा गया था कि लोगों को मोटिवेट करेंगे, पहुंचे तो। लेकिन भारत का अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें तो भारत का सबसे बुरा प्रदर्शन, और सबसे बुरा प्रदर्शन इसलिए क्योंकि जिस पाकिस्तान से आज तक भारत नहीं हारा है, उस पाकिस्तान से भी भारत हार गया। और फिर हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये उससे जीत जाए, ये उससे जीत जाए, न्यूजीलैंड को वो हरा दे, बांग्लादेश हरा दे, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होते, किंतु परंतु नहीं होता है, आपको परफॉर्म करना पड़ता है। आप अगर दो दो मैच हार जाएंगे न्यूजीलैंड से भी और पाकिस्तान से भी, तो आप तो वैसे भी डिजर्व नहीं करते हैं सेमीफाइनल, शर्मनाक। तो हाँ बिल्कुल। तो महेंद्र सिंह धोनी आपसे पूछेगा कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान भारत के किस पूर्व खिलाड़ी को मेंटोर बना के भेजा गया था, तो वो धोनी को भेजा गया था। ठीक है, सितंबर में प्रेसिडेंट साहब ने डिसाइड किया कि कुछ जो गवर्नर्स है, कुछ राज्यपाल है, उनका थोड़ा सा इधर उधर किया जाए। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाए, एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जाए। तो कुछ प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं, गवर्नर को अपॉइंट करते हैं, या गवर्नर को ट्रांसफर करने का, या फिर उनके ऊपर और एक दो और स्टेट की जिम्मेदारी देने का काम कौन करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि आपको पता है कि इसमें सरकार की भूमिका होती है। एडवाइजर के रूप में अगर देखें, प्राइम मिनिस्टर तो होते हैं, एडवाइस तो देते हैं, लेकिन डिसीजन ही एक तरह से कहें कि डिसीजन वही लेता है, क्योंकि प्रेसिडेंट अपने मन से किसी को गवर्नर नहीं बना सकते। तो रामनाथ कोविंद जी ने 9 सितंबर को फैसला लिया। क्या क्या फैसला लिया? तो पंजाब के गवर्नर की नियुक्ति का, उत्तराखंड के गवर्नर की नियुक्ति का, और नागालैंड के गवर्नर की नियुक्ति का फैसला लिया। ठीक है, पंजाब, उत्तराखंड और नागालैंड, 3 नाम यहां से मिलेंगे आपको, देख लीजिए कौन कौन से। तो तमिलनाडु के जो राज्यपाल है, ठीक है, कौन? बनवारी लाल पुरोहित, तो उनको पंजाब भेज दिया गया। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित को भेज दिया गया कहां पे? तो पंजाब भेज दिया गया, बना करके आगे वाले चुनाव वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए। ये वैसे भी रूटीन चेंज था। नागालैंड के राज्यपाल RN रवि थे, उनको फिर तमिलनाडु भेज दिया गया। ठीक है, तो ये एक्सचेंज किया गया है, यानी कि बनवारी लाल पुरोहित अब पंजाब के राज्यपाल हो गए, और RN रवि जो है अब वो तमिलनाडु के राज्यपाल। हाँ, तमिलनाडु वाले जो है वो पंजाब चले गए, और नागालैंड वाले तमिलनाडु आ गए। ठीक है, अब उसके बाद जाकर के गुरमीत सिंह जो है लेफ्टिनेंट जनरल थे, आर्मी से रिटायर्ड थे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड का राज्यपाल इनको बनाया गया। तो उत्तराखंड के राज्यपाल जो होंगे वो होंगे कौन? गुरमीत सिंह बने हैं। ठीक है, और असम के राज्यपाल जो जगदीश मुखी थे, ठीक है, चूंकि नागालैंड ही खाली हुआ ना इन सारी प्रक्रिया में, तो जगदीश मुखी जो कि उत्तराखंड ये असम के हैं, तो पड़ोसी राज्य नागालैंड की भी उनको जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक है, तो इतने बदलाव किए गए। तो जगदीश मुखी असम और नागालैंड के गवर्नर, गुरमीत सिंह कहां के? उत्तराखंड के गवर्नर। उसके बाद जाकर के बात करें तो नागालैंड के, ये क्या कहते हैं, RN रवि तमिलनाडु के, और पंजाब के कौन? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो इतने गवर्नर चेंज किए गए हैं। यहां पे अगर हम लोग बात करें तो विजय रूपानी आपको पता होगा कि कहां के थे? गुजरात के CM रहे थे। और जब आनंदीबेन पटेल वहां की CM पद से उन्होंने अपने आप को अलग किया था, इस्तीफा दिया था, तो तब जाकर के विजय रूपानी बने थे। ठीक है, कई साल तक रहे ये, आनंदीबेन पटेल के बाद यही बने थे। आनंदीबेन पटेल ने जब इस्तीफा दिया था, 2016 के आसपास की घटना है ये, तो उसके बाद विजय रूपानी को बनाया गया था। जब तो विजय रूपानी की बात करें तो इन्होंने क्या किया? तो अपना इस्तीफा किसको दे दिया? आचार्य देवव्रत जो कि वहां के गवर्नर है, उनको इस्तीफा दे दिया। तो विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, यानी उस समय मुख्यमंत्री थे, और सितंबर में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इनकी जगह अगर बात करें तो भूपेंद्र पटेल को बनाया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि गुजरात के नए मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया है? तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, पटेल कम्युनिटी से आते हैं, और पटेल कम्युनिटी वैसे भी बीजेपी की नाक में दम करके रखा हुआ है। कहां पे? गुजरात में एक पटेल नेता है ना, वहां पे एक आंदोलन है जो रिजर्वेशन को लेकर के चल रहा है, पाटीदार वाले आंदोलन। ठीक है, जो पटेल समुदाय के लोग हैं तो वो मांग रहे रिजर्वेशन। तो हाँ बिल्कुल, तो एक बड़ा वोट बैंक है वो। खैर, तो भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री बनाए गए असम के। तो ये चेंज हुआ एक।
ठीक है, गुजरात के, सॉरी। अब एक देख लीजिए, डेनियल मेदवेदेव, ये रसिया के खिलाड़ी है, पुरुष खिलाड़ी है, ठीक है, टेनिस खिलाड़ी है रसिया के, और इन्होंने नोवाक जोकोविच को फाइनल में हराया। किसमें? यूएस ओपन। यूएस ओपन आपको पता होगा कि यूएस ओपन जो है वो साल के सबसे अंत में होने वाला ग्रैंड स्लैम है। सबसे पहले होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन। हाँ, क्या है? हाँ हाँ हाँ, तो 4 ग्रैंड स्लैम होती है, बिल्कुल। तो उसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, सबसे लास्ट में यूएस ओपन होती है, ठीक है, और बीच में होती है विंबलडन और फ्रेंच ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और फ्रेंच तीनों में जीता था कौन? जोकोविच। और जोकोविच का जो ये सपना था कि चौथा वाला भी जीत ले, ठीक है, वो सपना इस रसियन खिलाड़ी ने क्या किया? तोड़ दिया। तो डेनियल मेदवेदेव की बात करें तो डेनियल मेदवेदेव जो है वो इसीलिए चर्चा में है कि नोवाक जोकोविच को इन्होंने यूएस ओपन के फाइनल में हरा करके पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। ठीक है, आगे। हिंदी दिवस 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 351 में इसकी चर्चा है कि हिंदी को, ठीक है, एक संपर्क भाषा के रूप में डेवलप किया जाए। ठीक है, उसका प्रावधान है, आर्टिकल 351 में चर्चा है उसकी। हिंदी की बात करें तो मंदारिन और इंग्लिश के बाद क्या है? पूरी दुनिया में मंदारिन सबसे ज्यादा बोली जाती है, जो चाइनीज भाषा जिसको आप कहते हैं उसको मंदारिन कहा जाता है। और इंग्लिश के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा, तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, और उत्तर भारत में, लगभग पूरे भारत में बोली जाती है। तो इस हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को, ठीक है, 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में मनाते हैं, हालांकि इंडिया में ही सेलिब्रेट बेसिकली किया जाता है, लेकिन 14 सितंबर को हम लोग मनाते हैं। एक दूसरे को मैसेज करते हैं हैप्पी हिंदी डे। क्या ऐसा ही करते हैं? ऐसे ही मनाते हैं ना? तो यही स्थिति है। अच्छा, उस दिन हिंदी में लिखते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट। लसित मलिंगा पहचानते हैं? चलिए, तो लसित मलिंगा चर्चा में रहे। चर्चा में क्यों रहे? कि एक अजीबो गरीब एक्शन वाला एक क्रिकेटर, अजीबो गरीब एक्शन था इनका, विवाद भी रहा था। फास्ट बॉलर, खतरनाक यॉर्कर, और भारत के जो ये है बुमराह के गुरु है, यॉर्कर सिखाने वाला बुमराह के गुरु। मुंबई इंडियंस का ही जर्सी पहने हुए शायद, हाँ, मुंबई इंडियंस के से लगातार जुड़े रहे। और इनका एक रिकॉर्ड अभी भी है, और वो है कि आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं का है। ठीक है, लसित मलिंगा का आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लसित मलिंगा का, और आईपीएल में सबसे ज्यादा रन जो है वो विराट कोहली का। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टी20 में विकेट लेने का भी रिकॉर्ड इन्हीं का था, लेकिन हाल ही में ये टूट गया। टीम सऊदी और एक और खिलाड़ी, ठीक है, शोएब मलिक, शायद पाकिस्तान, नहीं अफगानिस्तान का नहीं, शोएब मलिक है जो पाकिस्तान का है, जो है उसने शायद रिकॉर्ड तोड़ा है इनका सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड। नहीं, एक खिलाड़ी है जिसने रिकॉर्ड तोड़ा है अभी हाल में। एक मिनट, शोएब मलिक ही होना चाहिए मुझे तो लगता है। नहीं, वो राशिद, तो राशिद का भी ज्यादा विकेट नहीं है, 70-75 के 80 के आसपास होंगे। एक मिनट, शाकिबुल हसन है, सॉरी, ठीक है, शोएब मलिक कह रहा था मैं। शाकिबुल हसन है, बांग्लादेश का ऑलराउंडर है। तो शाकिबुल हसन का सबसे ज्यादा टी20 में विकेट का रिकॉर्ड है, और सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल में रन का जो रिकॉर्ड है वो किसका है? नहीं, विराट कोहली से आगे निकल गया। अभी रेस्ट कर लिया था ना विराट कोहली ने। रोहित शर्मा आगे निकल गए, या मार्टिन गुप्टिल, दोनों में से एक निकले। हाँ, एक मिनट, सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली का अभी टूटा है जस्ट। मार्टिन गुप्टिल नंबर 1 पे है। हाँ, तो मार्टिन गुप्टिल नंबर 1 पे आ गया है। दूसरे पे अगर देखे तो विराट कोहली तो अभी नहीं खेल रहा था ना, एक मिनट, तो विराट कोहली दूसरे पे है, और तीसरे पे है रोहित शर्मा, सॉरी, ठीक है। तो मार्टिन गुप्टिल पहले पे है, सबसे ज्यादा रन। ठीक है,
T20 इंटरनेशनल में भले ही इनका सबसे ज्यादा विकेट नहीं है, लेकिन लसित मलिंगा का सबसे ज्यादा विकेट आईपीएल में है और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे, एक अनऑर्थोडॉक्स क्या कहते हैं बॉलिंग एक्शन के साथ इन्होंने अच्छी बॉलिंग की और इन्होंने संन्यास ले लिया। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में संन्यास ले लिया लसित मलिंगा, वो किस देश के खिलाड़ी थे, तो वो श्रीलंका थे। मलिंगा को ऐसे कौन नहीं जानता है, क्या जी? यॉर्कर लेंथ, डेथ यॉर्कर, खास करके डेथ ओवर में, अंतिम जो ओवरों में सबसे अच्छी बॉलिंग के लिए जाने जाते। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कितने तारीख को? 15 सितंबर को मनाया जाता है। ज्यादा फैक्ट्स इसमें है नहीं ऐसा कुछ, तो 15 सितंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे या इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है। ओजोन डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 16 सितंबर को पूरे विश्व में क्या मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है कि 1985 में पहली बार मॉन्ट्रियल में, कनाडा के मॉन्ट्रियल में सभी देश इकट्ठा हुए थे यूएनओ की पहल पे, और इस विषय पे विचार करने के लिए, इस इशू पे कि जो ओजोन है उसके डिप्लीशन को कैसे रोका जाए, क्योंकि ओजोन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ओजोन हमारे अर्थ की बात करें तो एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर में पाई जाती है, आपको पता होगा, जहां पे स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल है। तो 16 सितंबर को ही इकट्ठा हुए थे और उसके बाद जाकर के क्या हुआ था कि 87 में क्या हुआ था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था, प्रपोजल लाया गया था कि मॉन्ट्रियल के नाम से ही कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा एक, जिसमें सभी देश साइन करेंगे कि ऐसे किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, फ्यूचर में कम करना है जिस जो कि ओजोन को नुकसान पहुंचाए। तो इस बार का जो थीम था, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल, क्योंकि ओजोन नष्ट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो खाने पीने की चीजें में दिक्कत आएगी। यहां पे भी देख लीजिए, जो टाइम मैगजीन है वो कौन से देश से पब्लिश होती है? टाइम मैगजीन कहां से पब्लिश होती है? यूएसए। यूएसए की एक पॉलिटिकल अफेयर मैगजीन है। ठीक है, टाइम मैगजीन जो है वो यूएसए की एक पॉलिटिकल अफेयर मैगजीन है। हाँ बिल्कुल, तो उसमें टाइम मैगजीन और दो इकोनॉमिक अफेयर की मैगजीन यूएसए में है। कौन सी? एक क्या, फोर्ब्स और एक फॉर्चून। तो फोर्ब्स और फॉर्चून जो है वो इकोनॉमिक अफेयर्स की मैगजीन है और ये जो है टाइम जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स की मैगजीन है। और इनके द्वारा जो रैंकिंग जारी की जाती है वर्ल्ड में, ठीक है, उससे क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में। फॉर्चून पत्रिका से एक बार पूछ चुका है बीपीएससी ऑलरेडी कि दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन है, रिचेस्ट पर्सन। फॉर्चून का जो लेटेस्ट उस साल का जो लिस्ट था, तो ये आप लोग करके जाएंगे एग्जाम में। वैसे सारा नोट्स जब मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा एक साथ, तो उसको आप तेजी से कर लेंगे। ठीक है, एक और प्लान कर रहे हैं, आप लोग को बता दूं, ऑनलाइन वालों को भी बता दूं आप लोग को कि एक प्लान ये कर रहे हैं कि आपको ई मैगजीन के फॉर्म में भी मैगजीन दी जाएगी। मतलब एक ऐसा मैगजीन होगा जो आपको फुल पेज पे पूरी तरह से, जैसे मैगजीन खुलती है ऑनलाइन में वैसे खुलेगी और आप उसको देख सकते हैं आराम से और पढ़ सकते हैं। मतलब बीपीएससी देने जा रहे हैं, किसी का गया सेंटर है, ठीक है, तो दिल्ली से गया जाते हुए भी आप ट्रेन में उसको स्क्रॉल कर करके मोबाइल पे बिना ऑनलाइन किए हुए आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ते हुए, मतलब रास्ते भर में 12 महीने का मैगजीन आपका आराम से रिविजन हो जाएगा। उस टाइप का ई मैगजीन आपको प्रोवाइड बहुत जल्द करा दिया जाएगा, अगले सप्ताह तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पूरे 1 साल का। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हम लोग अपनी इस मैगजीन की बात कर रहे हैं, टाइम मैगजीन की बात कर रहे हैं। तो टाइम मैगजीन ने 15 सितंबर को क्या किया, एक लिस्ट जारी की है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति, जो इन्फ्लुएंशियल पीपल या इन्फ्लुएंस डालने वाला, पूरी दुनिया पे प्रभाव डालने वाले व्यक्ति जो है वो 100 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। उस 100 लोगों में भारत की तरफ से 3 व्यक्ति को शामिल किया गया। आपसे पूछेगा कि कुल कितने लोगों को शामिल किया? हाँ बिल्कुल, तो एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए, दूसरा ममता दीदी हो गए, मतलब बीजेपी ने कितनी ताकत लगा ली, ठीक है, लेकिन बीजेपी के साथ ही खेला हो गया। ठीक है, तो ये तो देख लिया कि रीजनल पावर है, इसमें कोई बात नहीं कि बीजेपी अगर सेंट्रल पावर है तो वो रीजनल पावर है। ठीक है, अपने मैदान में वो भी श्रेष्ठ है, तो इस बात को खैर, तो इन्फ्लुएंस तो वाकई में है, तो इसीलिए उनको भी शामिल किया गया है। और उसके बाद जाकर के अदर पूनावाला, शायद उससे ज्यादा इंपैक्ट किसी ने 2021 में भारत पे नहीं डाला होगा, क्योंकि कोविड-19 की जो वैक्सीन है, भारत के वैक्सीनेशन में सबसे बड़ा जो हाथ है वो कोविशील्ड का है। और कोविशील्ड की अगर बात करें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है अदर पूनावाला ने, जो सीरम इंस्टीट्यूट जो उनका है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट प्लांट में से एक है। और भारत के वैक्सीनेशन में इसका बड़ा योगदान है। एक एक मिनट में कई कई हजार वैक्सीन के डोज यहाँ से प्रोडक्शन हो रहे हैं लगातार, और जिसकी वजह से भारत इतना ज्यादा 100 करोड़ प्लस वैक्सीनेशन कर पाया है। राइट, तो ऐसी स्थिति में भारत में इससे ज्यादा प्रभाव और कोई व्यक्ति हो नहीं सकता है।
है तो 3 व्यक्ति, मोदी जी, ममता बनर्जी और उसके बाद जाकर के अदर पूनावाला, दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली सूची में 3 भारतीय लोगों को शामिल किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति है तो बाइडेन है, तो अमेरिका के हर डिसीजन का प्रभाव पड़ता है, तो बाइडेन भी शामिल है। लेकिन दुनिया ने जो तमाशा देखा तालिबानियों का, ठीक है, और पूरी दुनिया के लोगों ने जो देखा, तो प्रभाव तो इनका भी पड़ा है, मुल्ला बिरादर का भी पड़ा है, ठीक है। तो टाइम को यह मतलब नहीं है कि चाहे निगेटिव इंपैक्ट पड़े चाहे पॉजिटिव इंपैक्ट, तो डाला है ना किसी ने, प्रभाव तो डाला है, चाहे नकारात्मक हो। तो तालिबानियों के नेता मुल्ला बिरादर को भी क्या किया गया है, दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है, और भारत से 3 व्यक्तियों को शामिल किया गया। हाँ, फर्स्ट सेकंड, इसमें रैंकिंग नहीं है, ये वो है, लिस्ट है, ठीक है, इसमें रैंकिंग नहीं होती है कि कौन ज्यादा प्रभावशाली है। मुल्ला बिरादर से ज्यादा तो इसे कोई नहीं होगा। चलिए, अमेरिका के राष्ट्रपति है, शी जिनपिंग है, कमला हैरिस है, ये सब सारे लोग शामिल है, लेकिन भारत से 3 शामिल है। सह संस्थापक है, को फाउंडर है किसके, मुल्ला बिरादर किसके को फाउंडर है, को फाउंडर ऑफ तालिबान। एक और फाउंडर कौन है, हक्कानी, हक्कानी। चलिए, वेरी गुड। पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, जैसे गुजरात में चीफ मिनिस्टर ने रूपानी साहब ने इस्तीफा दिया, तो पंजाब में भी चीफ मिनिस्टर ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह, सेंटर के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ कहिए या ज्यादा ही दूरियां बढ़ गई थी, और एक व्यक्ति का उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उस दूरी को बढ़ाने में, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो जो हुआ वो, तो फाइनली सेंटर के साथ ऐसे वक्त पे जब पंजाब में चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और पंजाब में, ठीक है, एक और पार्टी है जो कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में एक बड़े नेता का चला जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा लॉस है, ठीक है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। शुरुआत में उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी बनाएंगे, ठीक है, तो वो तो खैर बाद की चीजें हैं, लेकिन फाइनली इन्होंने इस्तीफा दे दिया बनवारी लाल पुरोहित को, वही बनवारी लाल पुरोहित जो कहां से आए थे, तमिलनाडु से भी आए थे, ठीक है। तो जैसे आए तो उसी के कुछ दिन के बाद क्या हुआ, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया, और उनकी जगह पहली बार चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कौन सा रिकॉर्ड है इनका, वेरी गुड, ठीक है। तो सेंसस 2000 जब आप 11 की बात करते हैं, जनगणना 2011 की बात करते हैं, तो हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन अगर है तो वो है उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद जाकर के मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एससी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रतिशत जो है एससी पॉपुलेशन की जो है वो पंजाब में है। पंजाब में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति का प्रतिशत है उसकी कुल जनसंख्या में, लेकिन उसके बावजूद आजादी के पहली बार 2021 में जाकर के वहां पे कोई एससी क्या बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने। अगर यहीं पे बीपीएससी वालों को मैं रिवीजन करवाऊंगी कि बिहार में पहला एससी चीफ मिनिस्टर कौन बने थे, भोला पासवान शास्त्री, वेरी गुड, ठीक है। आगे मैं बिहार के करंट अफेयर्स करवाऊंगा तो आपको बता दूं कि अभी इसी साल बिहार में उस मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई है जो बिहार में सिर्फ 6 दिन रहे थे मुख्यमंत्री, 5-6 दिन रहे थे, उनकी मृत्यु अभी हुई है हाल ही में, ठीक है, तो मैं करवा दूंगा। तो चरणजीत सिंह चन्नी क्या बनाए गए हैं, मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, ठीक है, वहां का सीएम चुना गया है पंजाब के, और पहली बार पंजाब में किसी दलित को, ठीक है, मुख्यमंत्री बनाया गया है। नहीं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग है, एज फैक्टर नहीं था, ठीक है, एज फैक्टर नहीं था। जो उनके इस्तीफा का कारण था वो ये था कि, ठीक है, ये था कि सेंटर जो है, सेंटर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ, उसकी वजह से इस्तीफा दिया था। राजस्थान में गहलोत साहब ने एक बड़ा काम किया है, और बड़ा काम ये किया है कि राजस्थान में चाह करके भी सरकार जो है, भारत सरकार या कोई भी कानून जो है अभी तक बाल विवाह को नहीं रोक पाई है, ठीक है। ये एक सच्चाई है कि राजस्थान में, क्योंकि कुछ समुदाय ऐसे हैं वहां पे, जनजाति समुदाय है, अनुसूचित जाति में, एससी में और एसटी जो वहां के हैं, उनमें अभी भी यही प्रोविजन है कि छोटे छोटे बच्चों की शादी होती है, बाल विवाह होता है। बिहार में बंद हो चुकी है, एक आधी कहीं पे आपको देखने को मिलता है, लेकिन राजस्थान में एससी समुदाय और एसटी समुदाय में अभी भी कई जगह ऐसे है जहां पे बाल विवाह होती है। तो बाल विवाह को सरकार चाहे एक तरफ तो प्रयास कर रही है रोकने का, लेकिन जब बाल विवाह हो जाता है जब किसी बच्चे का, तो फिर सवाल होती है उत्तराधिकार की, संपत्ति की, कानूनी बाकी सुरक्षा की, ये सारी चीजों की है। तो इसीलिए अगर ऐसे विवाह को मान्यता नहीं देंगे तो फिर बाद में इसमें समस्या भी तो आएगी। एक तो वैसे ही समस्या आ गई जब शादी हुआ, ठीक है, अब छोटे से बच्चे को ले गए कि चलो पोलियो ड्रॉप पिला देंगे और उधर शादी करवा दिया, ठीक है, तो धोखा तो उसके साथ पहले ही हो चुका है।
क्या धोखा तो उसके साथ पहले ही हो चुका है, उसको पता ही नहीं है कि शादी क्या होता है और शादी करवा दिया। अब दूसरा, अगर इसको लीगल नहीं मान्यता देंगे तो इसमें दिक्कत ये आएगी, मान के चलिए कि कल होकर के जैसे वो छोटा बच्चे दोनों की शादी हो गई, ठीक है, कल होकर के वो बच्चा जब बड़ा होता है, ठीक है, कल होकर के जैसे वो बचा, अब उसमें से दोनों में से किसी का एक जो है वो दिमाग डाइवर्ट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर इसको आप लीगल नहीं मान्यता दे रहेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा अलग हो जाना, और ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी समस्या उस लड़की के साथ आएगी। तो सरकार ने मानवीय पक्ष लिया है, इलीगल है, हालांकि बाल विवाह गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी इसको रजिस्ट्रेशन करा लेने पे क्या होगा कि सरकार के पास रिकॉर्ड रहेगा, ऐसा ना हो कि लड़की को कभी भी मन हो तो छोड़ दे लड़के वाले, ऐसा नहीं हो सकता है चीजें, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके उसको, जरूरी है। और इसीलिए सरकार ने, गहलोत सरकार ने क्या किया है, तो आपसे पूछेगा कि बाल विवाह को रजिस्टर्ड कराने वाला भारत का कौन सा राज्य है, एकमात्र राज्य, तो वो है, नहीं आप दूसरा पक्ष भी देखिए, हाँ बहस की गुंजाइश है, देखिए डेमोक्रेसी में तो है ही, अगर कोई भी आप लॉ लाएंगे तो स्वाभाविक रूप से क्या है कि विपक्ष आपसे सवाल जवाब करेगा, तो दोनों पक्ष देखा जाना चाहिए। सरकार की मान्यता यह है कि अगर हम इसको लीगलाइज नहीं करेंगे तो अगर हो भी जाता है तो उस सच्चाई को तो आप स्वीकार करना पड़ेगा, अब हो चुका है वहां पे शादी या उन लोगों ने कर लिया है शादी, तो ऐसी स्थिति में फिर उस दंपत्ति की सुरक्षा की बात आएगी, जिम्मेदारी की बात आएगी, तो फिर कौन लेगा जिम्मेदारी? अगर वो लीगल ही नहीं है तो कल होकर के वो जो बड़े होंगे तो फिर समस्या आएगी। तो इसीलिए तो, और दूसरा पक्ष विपक्ष का यह कहना है कि आप पूरी तरह से रोक लीजिए, तो पूरी तरह से रोकना सरकार की अक्षमता है कि आजादी के अभी बाद तक नहीं रोक पाए। बाल विवाह को रोकने के लिए अंग्रेजों ने भी प्रयास किया था, वो भी नहीं रोक पाए थे। तो बाल विवाह जो है वो समय के साथ खुद रुकेगी, ठीक है, मतलब सोशल जो ये होते हैं ना, रिफॉर्म होते हैं, वो कानून बना करके रातों रात नहीं हो सकता है, ठीक है। आप बिहार में कितने भी कुछ कर लीजिए, क्या आप दहेज प्रथा को रोक पाएंगे? जो जितना पढ़ता है और जितनी बड़ी नौकरी पे जाता है वो उतना ज्यादा दहेज लेता है। तो बिहार में तो आप अगर बताइए कि इलीगल कर ही दिया गया है दहेज को, तो क्या बिहार में दहेज रुक गई है? नहीं रुकी है डोरी, और अब बढ़ी ही है। रेट फिक्स है, बैंक पीओ का कितना, बीपीएससी का कितना, एसडीएम बनेगा तो कितना, और आरडीओ बनेगा तो कितना, सीओ बने, क्या फिक्स है कि नहीं? बैंक क्लर्क बनेगा तो कितना, आर्मी का वो बनेगा तो कितना, ठीक है। जनरल ड्यूटी बिहार में ज्यादा कुख्यात है उसके लिए, और अमानवीय स्तर तक है, ठीक है, उस स्तर तक है जिसको आप अमानवीय कह सकते हैं, ठीक है। नहीं, लेकिन वहां पे प्रेस नहीं किया जाता है, जैसे ऐसा नहीं है कि बिहार की तरह कि अगर उसने एक्सेप्ट किया है कि एक कार देंगे तो उसकी खुशी से वो अपने दामाद को अपनी औकात अनुसार, चाहे वो होंडा सिटी दे चाहे वैगनार दे, ठीक है, चाहे वो स्कॉर्पियो दे चाहे फोर्ड दे, जिसकी जो हैसियत है उसे। और लड़के वाले को भी पता है कि लड़की वाले की ये स्थिति है, वो फोर्ड की कार नहीं दे सकता है, वो हमें वैगनार देगा। लेकिन बिहार में क्या है कि वो फिक्स है कि इतना लाख देंगे तो लड़का जाएगा, नहीं तो लड़का नहीं जाएगा। शादी के दिन तक आपने इतना वादा किया है, उसमें से इतना लाख बाकी रह रहा है, वो दे दीजिए, तब लड़का यहां से उठेगा, बारात जाएगी। हाँ क्या, ठीक है, तो उसकी, हाँ नहीं, आप लोगों से मैं हर क्लास में ये कहता हूं कि बिल्कुल चेंज करना है। अगर शुरुआत परिवर्तन से कर रहे हैं और बिहार में परिवर्तन के लिए अधिकारी बन के जा रहे हैं, तो खुद से पहले शुरुआत कीजिए। हाँ ये कहते हैं कि एक शेर है कि हाँ एक शेर है इसी पे, हाँ एक शायरी है कि एक एक आहें उसकी कत्लगाह थी, उसकी गुनाह ये थी कि वो बेगुनाह थी। किसकी बात कर रहे हैं? वही उसी दहेज पीड़िता की, कि एक एक आहें उसकी कत्लगाह थी, उसकी गुनाह ये थी कि वो बेगुनाह थी। वो एक लुटी हुई सी इबारत बनी रही, चेहरा खुली किताब थी, दिल स्याह थी। सहनाइयां उसे बुला रही थी मगर, सहनाइयां उसे बुला रही थी मगर, हर मोड़ पे दहेज की कुर्बानियां थी। तो यही होता ही है। खैर, तो आगे नेक्स्ट, तो विवाह का पंजीकरण कराने वाला राजस्थान क्या बना? भारत का पहला राज्य। मिथिला में भी दहेज के लिए ही मिथिला जाना जाता है बिहार में, ठीक है। आगे 21 सितंबर को 21 इस दहेज प्रथा को कम करने में व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है बिहार में, ठीक है। लव मैरिज हो रही है तो उसमें दहेज की तो खैर कोई बात ही नहीं है। खैर, तो हर साल 21 सितंबर को, पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो समाज सेवी ये काम जिम्मेदारी ले लेते थे। गांव के कुछ समाज सेवी कहीं से लड़का उठा के पकड़ के ले आते थे और फिर मारपीट के उसको शादी करवा देते थे, पकड़वा विवाह। चलिए आगे,
तो 21 सितंबर को 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया जाता है। यूएनजीए के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें, पूरी दुनिया में जो नए नए इनोवेटिव आइडियाज की बात करें, तो उसमें नवाचार में या विश्व नवाचार सूचकांक या ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें तो यह जारी की गई है, 20 सितंबर को जारी की गई है। ठीक है, तो इस इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भारत की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है, 2 रैंक इंडिया ऊपर चला गया। देखते हैं किसकी रैंकिंग सबसे ऊपर है, तो सबसे स्विट्जरलैंड, सबसे इनोवेटिव व्यक्ति कहां के होते हैं, स्विट्जरलैंड के, उसके बाद स्वीडन के, यूएसए, यूके, यहां के लोग क्या होते हैं, ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, नए नए आइडियाज के बारे में सोचते रहते हैं, नए नए विचार के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आता है तो उसमें से एक अच्छा सा जो मैसेज होता है उसी को, बाकी उसको छोड़ करके बाकी सबको फॉरवर्ड कर देते हैं, टाइप भी नहीं करते हैं। अगर समय रहता है तो ज्यादा से ज्यादा सेम टू यू से ज्यादा टाइप नहीं करते हैं, सेम टू यू ही करके भेज देते हैं, क्या जी। तो 46वें स्थान पर भारत है इनोवेशन के मामले में। तो पूछेगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करें अगर, तो इसमें इंडिया 46वें स्थान पे, टॉप पे पूछेगा कौन सा देश है, तो स्विट्जरलैंड जो है वो नंबर 1 पे है इनोवेशन के मामले में। चलिए ठीक है, मिताली राज भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले महिला में भी शामिल हो चुकी है, महिला क्रिकेटर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी में शामिल हो चुकी है और 20,000 रन उन्होंने पूरा कर लिया। नहीं, देखिए उसमें क्या है कि ओडीआई, T20 और टेस्ट मिला करके अगर हम लोग बात करें तो ओडीआई में मिताली राज के रन सबसे ज्यादा है, ओवरऑल भी मिताली राज अब होने वाली है। ठीक है, तो 20,000 रन पूरा कर चुकी है अपने कैरियर में और इसी की वजह से ये चर्चा में रहे। आगे पहली महिला खिलाड़ी देखिए बन गया है, वनडे में भी नहीं है ये, शायद वनडे में सेकंड पे है। तो ओवरऑल दुनिया में 20,000 रन महिला क्रिकेट में बनाने वाली क्या बन गई है, पहली खिलाड़ी बन गई है मिताली राज। आगे वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या रखा गया था, टूरिज्म फॉर, अच्छा इसको इन्वर्टेड कॉमा में लेना था आप लोग, अगर कोई ऐसे अगर कोई लाइन होगा जब मेंस लिखेंगे तो ऐसे करके आप लोग इन्वर्टेड कॉमा, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, समावेशी विकास के लिए पर्यटन इस बार का क्या है, थीम है। तो 27 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड टूरिज्म डे, पर्यटन दिवस। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है जी, ये हेल्थ है, हाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित ये है। ठीक है, और इसके तहत एक कार्ड दिया जाएगा और उस कार्ड में एक नंबर होगा, जिस नंबर से कोई भी डॉक्टर के पास अगर कोई जाता है, ठीक है, इस कार्ड का नाम रखा गया है। देखिए सबसे पहले बात करें तो 27 सितंबर को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, और ये हेल्थ सिस्टम को डेवलप करने के लिए है और इसके तहत नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है उसका पार्ट है। इसमें क्या दिया जाएगा, हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा। ठीक है, इस हेल्थ आईडी कार्ड की विशेषता ये होगी कि ये 14 नंबर का होगा, टोटल 14 डिजिट का ये नंबर होगा और इसमें क्या होंगे, तो इसमें मरीज का नाम होगा, एड्रेस होगा, हेल्थ का जो प्रीवियस रिपोर्ट है वो सारी चीजें होंगी, उसकी जांच रिपोर्ट होगी, क्या प्रॉब्लम है, कब कौन सी दवा दी गई, कब किस डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, ये सारी डिटेल होंगी। जैसे होता क्या है कि किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वो डॉक्टर क्या करता है कि पहले वाले जो उसके कुछ इलाज वगैरह सब हुए हैं उसके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाते हैं कि नहीं ये भी इलाज पहले चला था। तो वो क्या होगा कि उस व्यक्ति का एक आईडी बन जाएगा और जहां पे जिस डॉक्टर के पास जाएंगे तो वहां पे वो लॉगिन करके उस मरीज की पूरी जो है हेल्थ हिस्ट्री का पता कर सकता है, इससे उसकी ट्रीटमेंट आसान हो जाएगी। अगर उसी बीमारी के लिए कोई और रिपोर्ट पहले से जांच हो चुकी है तो उस रिपोर्ट के बेस पे वो कर सकता है। तो जितने बार जितने डॉक्टर के पास जाएंगे वो उसकी पूरी हेल्थ रिपोर्ट निकाल लेंगे। ठीक है, वो नहीं झूठ बोल सकता है कि सिगरेट नहीं पीते हैं या ये करते हैं वो करते हैं। ठीक है, तो ये भी, तो उससे फायदा हो जाएगा, इलाज करना आसान हो जाएगा और एक डेटाबेस तैयार हो जाएगा कि देश में लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, कितने लोग किस बीमारी से पीड़ित है, ये भी पता चल जाएगा भारत में। इसमें छुपाने वाली अभी तक अनऑर्गेनाइज ढंग से चीजें हो रही है तो ये ऑर्गेनाइज हो जाएगी और इससे एक और चीज आसान हो जाएगी, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह सब जो होती है उसमें भी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। खैर, तो हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जाएगा, डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड किसके तहत, कौन से मिशन के तहत होगा, ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो कि सितंबर में लॉन्च की गई है। आइसलैंड क्यों चर्चा में रही, देख लीजिए आइसलैंड का ये फोटो देख लीजिए।
यूरोप का एक छोटा सा देश है, ये देख लीजिए, इसका नाम है आइसलैंड। खूबसूरत सा देश है, ग्रेट ब्रिटेन से ऊपर है। यहाँ बगल में आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड नाम का एक आइलैंड है, और आइसलैंड यहाँ पे एक कंट्री है, दुनिया के सबसे शांत देश में से एक माना जाता है, जिस देश में फौजी या पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है। लोग ऐसे ही समझ जाते हैं कि सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकना है, शोर नहीं मचाना है, गंदगी नहीं फैलाना है, खुद समझ जाते हैं, लोगों को जरूरत ही नहीं है पुलिस बुलाने की, ठीक है। और यहाँ पे बिना पुलिस बुलाए हुए काम ही नहीं होता है। नहीं, वहां पे कंपटीशन नहीं है, लोगों के अंदर क्या है कि एक कंपटीशन नहीं है, टांग खींचने वाली भावना नहीं है, ठीक है। आगे हम नहीं, उसको जरूरत नहीं, मतलब वहां के जनता के लिए कभी पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ, डेनमार्क देता है, लेकिन उसे जरूरत नहीं पड़ती है, उसके देश के अंदर पुलिस वगैरह सबकी जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, क्राइम वाइम करता ही नहीं है। जो लोग हैं, अगर सबके पास अपनी कार है ही, अपना मकान है ही, तो क्यों छोटी छोटी चीजों का चोरी करेंगे। भारत में तो अंतर भी है ना, अफ्रीकन देश में ज्यादा क्राइम क्यों है, क्योंकि वहां पे अंतर है। कई बार तो क्या होता है कि कई लोग तो बेसिक जरूरत के लिए चोरी करते हैं, कुछ के बेसिक जरूरत नहीं पूरे हो पाते और किसी के पास भरे पड़े, तो उसका कारण भी तो क्राइम है भारत में। नेताजी पूरा लेके बैठे हुए दबा करके। चलिए, तो आइसलैंड जो है वो कई सारे रिफॉर्म के लिए जाना जाता है, अच्छी चीजों के लिए, और एक दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें संसद में पहली बार क्या है, यूरोप की पहली संसद को चुना है महिलाओं की बहुमत वाली। ये ऐसा देश बन गया जहां पे महिला बहुमत है, ठीक है। महिला क्या है, संसद में मेजोरिटी में है, मतलब टोटल जितने भी सांसद वहां पे चुने गए हैं, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसके जो चुने गए, उसमें महिला की संख्या ज्यादा है। और भारत में कितना है, भारत में 9 to 10% के आसपास रहती है। भारत में 50-60 महिला चुन लिया जाए 550 में तो बहुत ज्यादा मान लिया जाता है। तो महिला बहुमत वाली दुनिया की एकमात्र संसद जो है, पार्लियामेंट है, वो कहां पे है, आइसलैंड में है। देख लीजिए, 63 में से 33 कौन है, महिला है। 66 में से 33 महिला वहां पे बैठ रही है, कहां पे, वहां की पार्लियामेंट में। चलिए, तो आइसलैंड नहीं, तो इससे आपको यह पता चलता है ना कि महिलाएं जहां पे रहती है वहां पे शांति रहती है, ठीक। विश्वास नहीं हो रहा है, मतलब पुरुषवादी सोच देख रहे हो ना, ये पुरुषवादी सोच है कि महिलाएं नहीं बेहतर काम कर सकती है। आप उनको मौका तो दीजिए, आप अगर उनको मौका ही नहीं देंगे, घर की 4 दीवारियों में ही कैद रखेंगे, ठीक है, तो 4 दीवारियों में अगर कैद रखेंगे तो फिर उनका टैलेंट कहां बाहर आ पाएगा, ठीक है। आप उनको टिकटॉक दीजिए, इंस्टाग्राम दीजिए, तब तो उनका टैलेंट पता चलता है, ठीक है। घर में सिर्फ खाना बजाएगी तो कहां टैलेंट पता चलेगा। आगे चलिए, नेक्स्ट, आगे। हाँ, 2021 का सेंसस तो नहीं हुआ है, लेकिन जो आंतरिक रिपोर्टें आ रही है, कुछ सर्वे में रिपोर्ट आ रही है, वो ये आ रही है कि भारत में जो सेक्स रेशियो है वो सुधर रही है। चीजें, 2 पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेगी। एक पॉजिटिव ये देखने को मिलेगी कि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो काफी कम हो गई है, जनसंख्या वृद्धि दर काफी कम हो रही है, हमें कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में वो काम प्राइवेट स्कूल वालों ने ही कर दिया है। क्या इतना बिल भेजा है कि पहले बच्चे के बाद दूसरा बच्चा, हिम्मत ही नहीं हो रही। और कोरोना काल में लोगों ने देखे कि ज्यादा बच्चे होने की वजह से क्या होगा, ठीक है। कई लोगों की तो स्थिति खराब हो गई थी, ज्यादा बच्चे वाले तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे, ठीक है। मोदी जी ने तो एक ही दिन थाली बजाने के लिए बोला था, और बाकी दिन भी घरों में अनाज नहीं होने की वजह से क्या बज रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से अब पॉपुलेशन भारत में कम हो रही है, ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो रही है। भारत में कानून की जरूरत नहीं है, सामाजिक सहमति से ही ये चीजें हो रही है। बेहतर है कानून, हर चीज, इंसान को भी अगर कानून से ही हर चीज सिखाना पड़े तो वो तो खैर। तो फूमियो किशिदा की बात करें, सेंसस जब आ जाएगी रिपोर्ट तो उस पर हम लोग करेंगे पूरी तरह से। फूमियो, शायद आप लोग मेंस दे रहे होंगे उस समय, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो फूमियो किशिदा क्या बनाए गए हैं, ये विदेश मंत्री है वहां के, और इनको सत्तारूढ़ जो वहां की पार्टी है उसका नेता चुना है। और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता चुनने का मतलब हुआ कि अगले प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से फूमियो किशिदा क्या बन गए, वहां के नए प्राइम मिनिस्टर। कहां के बन गए, जापान के। और किनके स्थान पे बनाया गया है, चलिए, प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। शिंजो आबे बहुत पहले बने थे, ठीक है। योशिहिदे सुगा थे वहां के क्या,
वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, और उनकी जगह कौन बन गए हैं? सुगा तो पहले थे। ठीक है, फुमियो किशिदा विदेश मंत्री थे और ये बने हैं प्रधानमंत्री वहां के। चलिए, पीएम पोषण स्कीम सुना है आप लोगों ने? नाम, कुछ नाम बदले गए हैं। मिड डे मील जिसको दोपहर का भोजन कहा जाता था या मध्याह्न भोजन स्कीम कहा जाता था, उसमें दो चेंज किया गया है। पहला तो चेंज ये किया गया है कि इसका नाम रख दिया गया पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, मिड डे मील या मध्याह्न भोजन जिसको कहते थे दोपहर का भोजन, तो उसका नाम चेंज करके रख दिया गया है पीएम पोषण स्कीम। ठीक है, पता नहीं इस नाम से क्या होगा, नहीं पता, लेकिन मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज किया गया। दूसरा क्या किया गया? तो दूसरा ये किया गया कि इसमें प्री स्कूल को भी शामिल कर लिया गया। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल से जो नीचे जो होते हैं, ठीक है, एलकेजी यूकेजी नर्सरी वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको भी पका पकाया भोजन मिड डे मील स्कीम के तहत दिया जाएगा। छोटे छोटे बच्चे जो 1 साल के बच्चे भी नहीं रहते हैं, कहीं कहीं पे उनको रखा जाता है, तो उनको भी इस स्कीम में, हाँ हाँ, छुट्टी के बाद भी दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल, तो पीएम पोषण स्कीम नाम दिया गया है, मिड डे मील का अब नया नाम रखा गया है। और इसमें बाल वाटिका या प्री प्राइमरी, ठीक है, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 6-6 महीने 1 साल के भी, उनको रखा जाता है बाल वाटिका। प्री प्राइमरी जो स्कूल होती है, प्राइमरी से भी पहले वाले जो होते हैं, उनको भी उनके बच्चों को भी इसी स्कीम के तहत अब खाना दिया जाएगा। 1 साल से 5 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको भी कवर कर लिया गया है अब। ठीक है, 1 साल का बच्चा पता नहीं खाएगा कि नहीं वहां का खाना, ठीक है, वो पता नहीं, लेकिन शामिल उसको कर लिया आगे। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भूख, जिनको भूख होती है ना, उनको पता होता है खाना क्या होता है। अमीर बच्चे तो बोलते हैं कि अभी मैं नहीं खाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो गरीब बच्चे होते हैं ना, जिनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, उनके लिए ये खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और जब इंसान के अंदर भूख होती है तो उसे भूख में भोजन का विकल्प और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। एक शेर है कि वो मस्जिद का खीर भी खाता है और मंदिर की लड्डू भी खाता है, वो तो भूखा है साहब, उसे मजहब कहाँ समझ आता है। तो जो भूखा होता है उसके लिए तो खैर खाना ही इंपॉर्टेंट होता है। खैर, वी आर चौधरी एयर चीफ मार्शल है, और ये एयर चीफ वी आर चौधरी जो है वो वायुसेना के प्रमुख का प्रभार इन्होंने संभाल लिया। एयर चीफ मार्शल बन गए कौन? वी आर चौधरी। और भदौरिया का इन्होंने स्थान लिया, RKS भदौरिया जो थे उनका स्थान लिया है। वी आर चौधरी नए वायुसेना प्रमुख बनाए गए हैं। चलिए, सॉरी, नए वायुसेना, हाँ, एयरफोर्स जो है, नए एयरफोर्स वो बनाए गए, प्रमुख बनाए गए। ठीक है, डीजी सक्षम, ये लास्ट आज का न्यूज है। डीजी सक्षम क्या है जी, बताइए? सितंबर में शुरू किया गया है ये डीजी सेक्टर। 30 सितंबर को माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के, देखिए माइक्रोसॉफ्ट का लोगो भी आपको दिख रहा होगा, तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है वो एक डीजी सक्षम नाम का क्या कर रहे हैं, एक ये लॉन्च किया इन्होंने, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और जिसके तहत क्या है कि स्किल्ड किया जाएगा युवाओं को। ठीक है, युवाओं को स्किल्ड करके क्या किया जाएगा, डिजिटली इनको स्किल्ड किया जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट के साथ है तो स्वाभाविक रूप से आईटी सेक्टर में इनको स्किल्ड किया जाएगा, ताकि इनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाई जा सके। किसके किसके साथ मिलकर के शुरू किया गया? कौन से मंत्रालय ने? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के एक स्कीम शुरू किया है जिसका नाम है डीजी सक्षम, जिसके तहत युवाओं को क्या किया जाएगा, कौशल विकास किया जाएगा, उनको डिजिटली जो है उनको क्या किया जाएगा, उनको स्किल्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई, इसका नाम है डीजी सक्षम। आगे 3 लाख लगभग जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा 3 लाख से भी ज्यादा युवाओं को इसमें ट्रेंड करने की स्कीम है। तो कुल मिलाकर के इतने ही न्यूज थे सितंबर में। ठीक है, मैंने ट्राई किया कि कुछ और न्यूज ले लें, लेकिन ऐसे जो थे बिना काम के वाले न्यूज का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये कर लिया। ठीक है, आज हम लोगों ने सितंबर कर लिया। कल कोशिश करेंगे कि 2 घंटा में हम लोग अक्टूबर नवंबर कंप्लीट कर लें। 2 घंटे की कल क्लास ले लेते हैं। ठीक है, और कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा, रात भर में तैयार हो जाएगी चीजें तो। हाँ, आज रहने देते हैं। ठीक है, तो अक्टूबर हम लोग ले लेंगे, फिर उसके बाद जाकर के कल के क्लास में कोशिश करेंगे अक्टूबर या नवंबर भी हो जाए। अगर नहीं होगा तो अक्टूबर कम से कम कल कर लेंगे, और फिर नवंबर। और उसके बाद आपका क्या शुरू होगा, तो आपकी लगभग 2 क्लासेस होगी जिसमें पूरा का पूरा बिहार करंट अफेयर्स, 2 या 3 क्लासेस होंगी जिसमें आपको पूरा का पूरा बिहार करें। इस सप्ताह हमें पूरा करंट अफेयर्स खत्म कर लेना है। ठीक है, तो थैंक यू सभी स्टूडेंट्स को।